नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रकृति भाव संधि के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रकृति भाव संधि जो अच संधि का ही एक भेद है और कई कई जगह उसको अच संधि के अंतर्गत ही माना जाता है, उसके ही द्वितीय भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रकृति भाव संधि का जो भाग 1 है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके हम 2 भाग इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें सूत्र ज़्यादा हैं, तो कुछ सूत्रों की चर्चा तो हम भाग 1 में कर चुके हैं और शेष सूत्रों की जो चर्चा है वो आज के इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को प्रकृति भाव संधि। तो जैसे टॉपिक का नाम है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव क्या होता है इसकी हम डिटेल से फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं कि जो जैसा है उसको यथावत रखना ही प्रकृति भाव है। जैसे यण संधि में हमने पढ़ा था कि ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, लेकिन प्रकृति भाव संधि में ई है तो ई की जगह ई ही रहता है, ऊ है तो ऊ की जगह हमें ऊ को ही रखना होता है। इसे ही हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो दूसरे भाग पर चर्चा करने से पहले मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे वो जो प्रमुख सूत्र थे उस पर मैं चर्चा करता हूँ। पहला जो सूत्र हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। पहला जो सूत्र हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, ये प्रमुख सूत्र है प्रकृति भाव संधि का। ये सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो यानी कोई भी स्वर हो तो वहां पर नित्यम यानी प्रकृति भाव संधि होती है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि प्लुत क्या होता है, प्रग्रह्य क्या होता है, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार कहना चाहता है कि इधर तो हो अच और इधर हो या तो प्रग्रह्य हो या फिर प्लुत हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था कि दूराद धूते च, कि दूर से हम यदि किसी को बुलाते हैं तो जो संबोधन होता है उसकी हमें प्लुत संज्ञा करनी होती है। और इसका जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। इस एग्जाम्पल ने हमने आपको समझाया था कि यहाँ जो कृष्ण है उसको हम दूर से बुला रहे हैं, इसलिए जो कृष्ण का अंतिम ए है इसकी प्लुत संज्ञा होती है और प्लुत को प्रदर्शित करने के लिए हम 3 का यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। और कृष्ण के बाद में यहाँ पर ए है तो नियमानुसार यहाँ पर ए और ए मिलकर दीर्घ संधि हमें प्राप्त थी, लेकिन प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम कहता है कि प्लुत होना चाहिए या प्रग्रह्य होना चाहिए और उसके बाद में अच हो तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो इसी नियमानुसार यहाँ पर कृष्ण अत्र यथावत रहता है। कृष्ण अत्र यहाँ पर कोई संधि नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो कृष्ण है वो हमारा यहाँ पर प्लुत है। उसके बाद में हमने जो फर्स्ट पार्ट में तीसरा जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। ये प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र था क्योंकि हमने प्लुत तो पढ़ लिया कि दूर से बुलाने पर जो संबोधन होता है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। अब हमने देखा था कि प्रग्रह्य हम किसे कहते हैं, तो ई का मतलब है ईकारांत, यहाँ पर दीर्घ ईकारांत है। ऊ का मतलब है दीर्घ ऊकारांत और ए का मतलब है एकारांत। कैसा होना चाहिए, द्विवचन, यानी कोई भी द्विवचन शब्द हो और उसके अंत में दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो या ए हो तो उनके हम कौन सी संज्ञा करेंगे, प्रग्रह्य संज्ञा वहां पर करते हैं। इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे जैसे हरि एतौ। तो यहाँ पर हरि है दीर्घ इकारांत है, द्विवचन है क्योंकि शब्द रूप हम पढ़ते हैं तो हरि हरि हरयः द्विवचनांत है और आगे अच भी है तो ये हमारा प्रग्रह्य हो गया। और प्रग्रह्य के बाद में हमारा अच है, इसलिए यहाँ पर भी हमें कौन सी संधि करनी थी, प्रकृति भाव संधि। इसी तरह हमने पढ़ा था विष्णु इमौ।
यहाँ भी आप देख सकते हैं उकारांत है यानी दीर्घ ऊ है, इसके बाद में अच है और दीर्घ ऊ है वो पदांत है, इसलिए यहाँ पर इसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पर भी हमें जो यण संधि प्राप्त थी उसको हम ना करके यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हमने यहाँ पर करी थी। इसी तरह से जैसे लते शब्द है, लता लते लता, तो लते शब्द एकारांत है, द्विवचन है, तो इसके भी हम कौन सी संज्ञा करेंगे, प्रग्रह्य संज्ञा यहाँ पर करते हैं। और इसके बाद में भी यदि कोई अच आता है तो हमें वहाँ पर प्रकृति भाव संधि करनी है। उसके बाद में हमने जो चौथा सूत्र पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, वो हमने पढ़ा था अदसोमात। इसमें हमने पढ़ा था कि अदस संबंधी कोई मैं हो, उसके बाद में ई या ऊ हो उस मैं में, और उसके बाद में अच हो तो उसकी भी हमें प्रग्रह्य संज्ञा करनी होती है। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था अमू आसाते, तो यहाँ पर जो अमु शब्द है वो अदस संबंधी है, अदस संबंधी मैं है, और अदस संबंधी मैं के बाद में यहाँ पर क्या है, ऊ है, और ऊ के बाद में यहाँ पर क्या है, अच है, इसलिए इसकी भी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। और जिसकी भी प्रग्रह्य संज्ञा हो और उसके बाद में कोई स्वर हो तो वहाँ पर हम प्रकृति भाव संधि करते हैं। तो ये जो 4 प्रमुख सूत्र थे वो हमने प्रकृति भाव संधि का जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने कंप्लीट किया था। आगे हम चलते हैं कि इसी के अंतर्गत जो सूत्र हैं जो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज का जो प्रमुख सूत्र है, पहले मैं वापस टॉपिक का नाम लिखता हूं कि प्रकृति भाव संधि। आज का जो पहला जो प्रमुख सूत्र है वो है निपात एकाज नांग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सूत्र है इसमें कौन कौन से पद हैं, कौन से पद का क्या अर्थ होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद करने से सूत्र का जो अर्थ वो आसान हो जाता है। तो पहला जो यहाँ पर हमारा शब्द या पद है वो है निपात, दूसरा जो पद है वो है एक, तीसरा जो है वो है अच, और एक है अनांग। इन सबको जोड़ने से हमारा जो सूत्र बना वो बना निपात एकाज नांग। अब हमारा जो अर्थ है सूत्र का वो निकल कर आता है कि एक अच यानी एक अच वाला जो निपात है, एक अच वाला जो निपात है, यानी ऐसा निपात जिसमें केवल एक अच होना चाहिए, एक ही स्वर होना चाहिए। यदि कोई निपात है और उसमें 2 स्वर हैं तो उसकी प्रग्रह्य संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए सूत्र को हमें बनाना पड़ा कि एक अच वाला कोई निपात है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, प्रग्रह्य संज्ञा होती है। इसमें एक शब्द हमारा बच जाता है अनांग, लेकिन वो जो एक अच वाला जो निपात है वो अनांग होना चाहिए। अनांग का मतलब होता है नए आंग इति अनांग, यानी आंग उपसर्ग को छोड़कर। ये हमें विशेष सावधानी यहाँ पर बरतनी है कि आंग उपसर्ग को छोड़कर। अब ये अनांग इसमें क्यों कहना पड़ा, क्योंकि जो आंग है इसमें आप देख सकते हैं जो ङ है वो हलंत है, तो यहाँ पर भी कितने अच हैं, यहाँ पर भी एक ही अच है। और सूत्र कहता है कि एक अच वाला जो निपात है उसकी प्रग्रह्य संज्ञा हम करते हैं। तो यहाँ पर आंग को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि आंग की हम प्रग्रह्य संज्ञा क्यों नहीं करते हैं, इसलिए इसमें लिख दिया अनांग, कि आंग को छोड़कर कोई भी ऐसा निपात हो जिसमें केवल कितना स्वर हो, एक स्वर हो, तो उसकी हम कौन सी संज्ञा करते हैं, प्रग्रह्य संज्ञा करते हैं। अब यहाँ पर नया जो प्रश्न निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि निपात क्या होते हैं, क्योंकि प्रग्रह्य तो हमने पहले भी पढ़ लिया, अदसो मात से हमने प्रग्रह्य पढ़ लिया, ईद उदे द्विवचनम प्रग्रह्य हमने पढ़ लिया। कि अब नया जो प्रग्रह्य आया वो है कि निपात है, और कैसा निपात, एक अच वाला जो निपात है उसकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। आगे के जो 2 सूत्र हैं वो हमें निपात संज्ञा विधायक सूत्र हमें पढ़ना है। ये जो सूत्र है वो प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र है।
प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र। और यहां पर जो प्रकृति भाव संधि जो करेगा वो हमारा जो प्रथम जो सूत्र था कि प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, क्योंकि हमने पहले प्रग्रह्य कर दिया, उसके बाद में जो अच आ रहा है तो उसकी प्रकृति भाव संधि होती है। तो पहला जो हमारा जो निपात संज्ञा विधायक सूत्र है वो है चादयो सत्वे। इसका भी हम पदच्छेद करते हैं। सारी चीजें हमें अच्छी तरह से पढ़नी है ताकि हमारा जो प्रश्न है कहीं से भी पूछा जाए वो हमारा प्रश्न गलत ना हो। तो पदच्छेद में देखते हैं च है, आदयः और असत्वे। यहां पर देखते हैं कि च आ यहां पर दीर्घ संधि की है और यहां पर उत्व किया है और यहां पर पूर्व रूप संधि हमने पढ़ी है कि एंगी पर रूपम और एंगह पदांता दति। पूर्व और पर रूप संधि में हमने पढ़ा था कि ओ के बाद में यदि ए है तो उसका अवग्रह हो जाता है, इसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो तीनों को मिलाकर हमारा सूत्र बना था चादयोः असत्वे। अब आदि शब्द किसी में जुड़ जाता है तो अपने साथ एक समूह को लेकर आता है। जैसे हम धातु के गण पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं भवादि, तो भू आदि यानी भू धातु प्रारंभ में है, बाकी धातु भू के बाद में है, इसलिए उसको हम भवादि कहते हैं। ऐसा गण जिसमें चुर धातु प्रारंभ में हो उसको हम चुरादि कहते हैं। इसी तरह से चादयः यानी च शब्द जिसके प्रारंभ में हो, ऐसे शब्दों का समूह। और असत्वे, असत्वे का अर्थ होता है अद्रव्यार्थक, कि अद्रव्यार्थक च आदि जो शब्द हैं अर्थ में लिखते हैं हम, किसी चीज को हम अर्थ में घटित करते हैं कि अद्रव्यार्थक च आदि शब्द या च आदि शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा होती है। तो यहां पर इस सूत्र में निपात शब्द आया था तो हमें निपात यहां पर ढूंढना जरूरी था। तो निपात का सूत्र है, इसको हम निपात संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं कि ये जो सूत्र है वो हमें बताता है कि निपात किसे कहते हैं। तो पहला जो निपात संज्ञा विधायक सूत्र वो है चादयो असत्वे, की च आदि जो शब्दों का समूह है जिसमें च भी शामिल है, और असत्वे वो जो च आदि जो शब्द हैं वो अद्रव्यार्थक होने चाहिए, द्रव्यार्थक नहीं होने चाहिए, उनकी हम कौन सी संज्ञा करेंगे? निपात संज्ञा करेंगे। अब इन च आदि समूह में ऐसा निपात जिसमें कितना अच हो? एक ही अच हो, और उसके बाद में यदि स्वर आ रहा है तो उसकी हम कौन सी संज्ञा कर देंगे? कौन सी संधि कर देंगे? प्रकृति भाव संधि वहां पर हम कर देते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि नया प्रश्न बनता है कि अद्रव्यार्थक कौन सा होता है। तो अद्रव्यार्थक का मतलब होता है कि लिंगान्वयी और संख्यान्वयी। अन्वयी का मतलब होता है संबंध, जिसका लिंग से कोई संबंध हो या संख्या से संबंध हो वो द्रव्य होते हैं, और इनसे जो भिन्न है वो अद्रव्य होते हैं। तो ऐसा च जिसका संबंध लिंग या संख्या से हो उसे हम अद्रव्यार्थक नहीं मानते हैं, और ऐसा च या दूसरे शब्द जिनका संबंध लिंग या संख्या से नहीं हो उसे हम अद्रव्यार्थक यहाँ पर मानते हैं। तो यहाँ पर चादयो असत्वे आपको याद रखना है कि चादयो असत्वे, यहाँ पर जो सावधानी बरतने की चीज है वो ना तो प्रकृति भाव संधि निपात एकाचनांग सूत्र हमारा करता है, ना ही चादयो असत्वे हमारा प्रकृति भाव संधि करता है। पहला जो सूत्र है वो प्रग्रह्य संज्ञा करता है और दूसरा जो सूत्र है वो निपात संज्ञा करता है, क्योंकि इस सूत्र में निपात मांगा गया था और प्रग्रह्य संज्ञा में प्रग्रह्य मांगा गया था। तो प्रग्रह्य जो संज्ञा है वो ये सूत्र करता है और निपात संज्ञा ये सूत्र करता है। दोनों के उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरणों की हम बात करें तो ई इंद्रः, यहां पर हम देखते हैं कि ई जो है वो एकाच है और च आदि ग्रुप में इसको पढ़ा जाता है। तो चादयो असत्वे इस सूत्र से इसकी निपात संज्ञा होती है। निपात कौन से सूत्र से होगी? कि चादयो असत्वे। और जैसे ही इसकी निपात हो जाती है
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच वाला निपात है, क्योंकि ए है, जो ई है उसमें एक ही स्वर है, तो एक अच वाले निपात की जो अभी हमने पढ़ा था निपात एकाच नांग, उससे इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाती है निपात एकाज नांग। और ये आंग भी नहीं है, तो आंग को छोड़कर जो एक अच वाला जो निपात है उसकी हम प्रग्रह्य संज्ञा करते हैं। तो पहले तो इसकी कौन सी संज्ञा हमने करी, निपात संज्ञा करी, उसके बाद में एक अच होने के कारण इसकी प्रग्रह्य संज्ञा करी। अब प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम जो हमारा सूत्र है वो यहाँ पर प्रग्रह्य संज्ञा कर देता है, और प्रग्रह्य संज्ञा होने पर यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हमारी हो जाती है। तो ई इंद्र, इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा ई इंद्र। यहाँ पर कौन सी संधि हमें प्राप्त थी, अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि यहाँ पर प्राप्त थी कि ई और ई मिलकर दीर्घ ई यहाँ पर प्राप्त था। लेकिन निपात एकाच नांग चादयो असत्वे और प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम तीनों सूत्रों की सहायता से यहाँ पर हमें प्रकृति भाव संधि प्राप्त होती है। इसी तरह से इसका दूसरा उदाहरण है ऊधन उमेशः। तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव का मतलब जो जैसा है उसको हम यथावत रखते हैं, तो ऊ उमेशा यहाँ पर बनता है। इसी तरह से निपात का जो हमारा अगला जो सूत्र है वो है प्रादयः, कि जो प्रय आदि हैं उनकी भी यहाँ पर निपात संज्ञा होती है। तो प्रय आदि जो उपसर्ग हैं उनकी भी हम यहाँ पर निपात संज्ञा करते हैं। तो ये सूत्र निपात शब्द आए इसलिए इसको साथ में पढ़ना जरूरी था, तो यहाँ पर हम नोट्स में शामिल करते हैं। तो निपात संज्ञा विधायक सूत्र। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऐसा कोई निपात हो जो प्रय आदि में शामिल हो और एक अच वाला हो, तो उसके बाद में कोई स्वर आ रहा हो, तो पहले तो प्रय आदि की निपात संज्ञा होगी, उसके बाद में निपात एकाच नांग से उसकी प्रग्रह्य संज्ञा होगी, और उसके बाद में प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम सूत्र से वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो पुनः बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूं कि प्रकृति भाव संधि करने का जो अभी तक जो सूत्र काम आ रहा है वो हमारा पहला ही सूत्र है कि प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा एक सूत्र आता है ओत। आज का ये चौथा सूत्र है ओत। इसका हम अर्थ देखते हैं, पदच्छेद नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही पद है। तो ओत का मतलब है ओदंत, निपात की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। ओदंत निपात की कौन सी संज्ञा होती है, प्रग्रह्य संज्ञा होती है। यानी ऐसा कोई निपात, क्योंकि हम निपात ही निपात पढ़ते आ रहे हैं तो सारे निपात आपको अलग से ऊपर हेडिंग आप डालेंगे निपात। तो निपात कौन कौन होते हैं, तो निपात होते चादयो असत्वे की अद्रव्यार्थक जो चय आदि है उनकी भी निपात संज्ञा होती है। प्रादयः की प्रय आदि जो है जो आंग को छोड़कर जो प्रय आदि है उनकी भी कौन सी संज्ञा होती है, निपात संज्ञा यहाँ पर होती है। उसी तरह से ओदंत कोई है निपात, उसकी भी हम प्रग्रह्य संज्ञा होती है। इसका जो उदाहरण है साथ साथ हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो सूत्रों के उदाहरण है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे ई इंद्र जो था वो चादुय असत्वे का था, इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण है अहो ईशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अहो जो शब्द है वो ओदंत है। ओदंत का मतलब ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में ओ हो उसे ओदंत कहते हैं, तो अहो ओदंत है। और ये निपात है, इसकी कौन सी संज्ञा हो गई, प्रग्रह्य संज्ञा हो गई। और जैसे ही यहाँ पर प्रग्रह्य संज्ञा होती है तो प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में कोई स्वर हो, अच हो, तो उसकी प्रकृति भाव संधि होती है, अर्थात जो जैसा है उसको हम यथावत रखते हैं। तो अहो ईशा का जो रूप है वो हमारा रह जाएगा अहो ईशा। तो इस तरह से जो ओत सूत्र है ये भी निपात संज्ञा विधायक सूत्र है। और कौन सा निपात ये करता, सॉरी प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र है कि ओदंत जो निपात है, ऐसा निपात जिसके लास्ट में ओ की मात्रा है उसकी कौन सी संज्ञा करता है, प्रग्रह्य संज्ञा। तो आपको एक सारणी यहाँ पर बनानी है कि कौन सा जो सूत्र है कौन सी संज्ञा करता है, ताकि आपको परीक्षा में पूछे कि निम्न में से प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। और प्रग्रह्य संज्ञा लिख करके ऑप्शन में आपको वो दे देगा, ओत दे देगा, चादय असत्वे दे देगा, प्रादय दे देगा, और
दूराद होते च दे देगा। तो इस तरह से आपको ओत यहाँ पर जो आंसर है वो हमें टिक करना होगा, क्योंकि प्रग्रह्य संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, ओत, और प्रग्रह्य संज्ञा ईदुदे द्विवचनम जो सूत्र है वो करता है। तो इस तरह से इसके इसीलिए हमने इसके दो पार्ट यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जो प्रकृति भाव संधि है वो आपको आसानी से अलग अलग जो सूत्र हैं, कौन सा सूत्र क्या कहता है, सारी बातें यहाँ पर आपके समझ में आ। प्रकृति भाव संधि का जो अगला जो सूत्र है वो है संबुद्धौ साकल्यस्ये तावनार्से। संधि युक्त पद हैं, क्योंकि सूत्रों में जो पद हैं, शब्द हैं, उनको जोड़कर यहाँ पर लिखा जाता है। संधि हम लगभग जो अच संधि है वो पढ़ ही चुके हैं, तो इसका पदच्छेद करते हैं। तो पदच्छेद करते ही जो अर्थ है वो लगभग आपके यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो पहला जो पद है वो है संबुद्धौ। संबुद्धौ का मतलब संबोधन में। अगला जो पद है वो है साकल्यस्य। उसके बाद में जो पद है वो है इतौ, और उसके बाद में जो पद है वो है अनारसे। अब इसका जो अर्थ देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संबुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनारसे। इतौ यहाँ पर सप्तम्यंत पद है, तो इत को हम पर में रखते हैं, क्योंकि पिछली संधियों में हमने पढ़ा था कि किसी सूत्र में यदि षष्ठी से कोई पद कहा गया है तो उसको हम पूर्व में रखते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। पंचमी यदि कहा गया है तो उसको पूर्व में रखते हैं। सप्तमी यदि उसमें कही गई है तो उसको हम पर में रखते हैं। तो इतौ और अनार से यहाँ पर भी जो पद है वो सप्तम्यंत पद है, इसको भी हम बाद में रखेंगे। तो इतव का ये विशेषण है कि कैसा इत शब्द होना चाहिए अनार से। तो आर्स का मतलब होता है वेद, अनार से का मतलब होता है अवैदिक। अवैदिक का मतलब होता है वैदिक शब्द से भिन्न। तो वैदिक शब्द से भिन्न इत शब्द पर में होना चाहिए, और संबोधन से संबंधित जो अच है वो पूर्व में होना चाहिए। तो ऐसी यदि स्थिति बनती है तो वहां पर विकल्प से प्रकृति भाव संधि होती है। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। कि संबोधन संबंधी ओ के बाद, क्योंकि ओत सूत्र हमने पढ़ा है, तो ओत से यहाँ पर ओ यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि ओत में हमने पढ़ा था कि ओदंत निपात है, उसके बाद में कोई अच है तो उसकी प्रग्रह्य संज्ञा वहां पर हम करते थे। उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ के बाद, और ओ कैसा होना चाहिए, संबुद्ध यानी संबोधन संबंधी, संबोधन से संबंधित ओ होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो अवैदिक। अनारसे का मतलब अवैदिक, और इतव का मतलब इत शब्द होना चाहिए। अवैदिक इत शब्द के रहने पर कौन सी संधि होती है, प्रकृति भाव संधि होती है। उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण में दोनों चीज यहाँ पर आनी चाहिए, ओ भी हमारा आना चाहिए और पर में हमारा अवैदिक इत शब्द भी यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका जो उदाहरण है वो है विष्णु। विष्णु शब्द का संबोधन में बनता है विष्णु, और यहाँ पर हमें रखना है इति। सूत्र के अनुसार इत शब्द ही यहाँ पर हमें रखना है। इत के अलावा यदि दूसरा कोई शब्द है तो यहाँ पर ये सूत्र कार्य नहीं करता है। तो विष्णु इति, और ये जो कार्य है ये विकल्प से होता है। किससे होता है, विकल्प से। विकल्प का तात्पर्य है कर भी सकते हैं, और दूसरी यदि संधि लागू हो रही है तो वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसे ही हम विकल्प कहते हैं। तो दो शब्द होते हैं, एक तो विकल्प और एक नित्य। यदि नित्य कह दिया जाता है तो यही सूत्र वहाँ पर कार्य करता है, और साथ में यदि विकल्प यहाँ पर कह देते हैं तो दूसरा जो सूत्र लागू हो रहा है वो भी यहाँ पर अपना कार्य करता है। तो सबसे पहले हम विकल्प वाला रूप देखते हैं। तो विकल्प वाला रूप कहता है कि प्रकृति भाव संधि होती है, तो प्रकृति भाव में जो जैसा उसको यथावत रखते हैं, तो हमारा रूप बनता है विष्णु इति। ये जो रूप बना वो हमारा बना
सम्बुद्धौ साकल्यस्ये ताव नारसे। इस सूत्र से यहाँ पर ये रूप बनता है। विकल्प के अभाव में हम देखते हैं, क्योंकि ये जो रूप था वो विकल्प से बना था, विकल्प के अभाव में हम देखते हैं कि ओ है, ओ के बाद में ई है, तो हमारा एचो यवा यावा सूत्र कहता है कि ए आई ओ औ इन चार वर्णों के बाद में कोई भी स्वर हो तो आय आय अव आव क्रमशः ये आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओ की जगह यहाँ पर हमारा होगा अव, तो ओ की जगह हम अव करते हैं, तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है विष्णविति। यहाँ पर हम देखते हैं ण है, ण में ए मिलता है तो ण हमारा यहाँ पर पूरा होता है, वह है, वह में ई मिलता है तो ये वी बनता है, ती हमारा ऑलरेडी पहले से है तो विष्णविति। अयादि संधि के साथ साथ हमने लोपः साकल्यस्य सूत्र भी पढ़ा था कि पदांत के बाद में यदि जो य और वह है उसका लोप हो जाता है तो लोप हम करते हैं लोपः साकल्यस्य से, तो हमारा रूप बनता है विष्णु, क्योंकि ए जो है वो ण में मिलता है, वह का हम लोप कर देते हैं तो विष्णु इति। तो इस तरह से यहाँ पर तीन रूप हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो परीक्षा में विष्णोधन इति वहाँ पर पूछता है और ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी यदि रूप उसने दे रखा है तो तीनों हमारे सही होंगे। वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे संधि वो रखता है जो कई रूप बनते हैं और हमने एक ही रूप यदि पढ़ा है तो वो प्रश्न हमारा वहाँ पर गलत हो जाता है। तो विष्णु इति के तीन रूप कौन कौन से बनते हैं? विष्णु इति ये प्रकृति भाव संधि में बनता है, विष्णविति ये अयादि संधि में बनता है, और विष्णु इति ये लोपः साकल्यस्य से जो साकल्य ऋषि के मत में जो रूप बनता है वो यहाँ पर ये बनता है। तो ये जो सूत्र था ये भी हमें प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। अगला जो सूत्र है जो प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत ही आता है, मुख्य मुख्य सूत्रों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इको असवर्णे साकल्यस्य और ह्रस्वस्य अलग अलग पद हैं, केवल संधि युक्त पद एक ही है। इसका हम पदच्छेद करते हैं तो निकल कर आता है इकः असवर्णे। अब हम अर्थ करते हैं सबको लेकर के। तो इकः यहाँ पर पंचम्यंत पद है तो इसको पूर्व में रखते हैं, असवर्णे हमारा सप्तम्यंत पद है, इसको पर में रखकर अर्थ करते हैं तो अर्थ निकल कर आता है कि इक के बाद असवर्ण अच के परे रहने पर, कि इक के बाद असवर्ण अच के परे रहने पर, ये जो कार्य है ये भी विकल्प से होता है, विकल्प से प्रकृति भाव होता है। अब साथ में सूत्र में एक पद है ह्रस्वस्य, और यदि एक दीर्घ है, एक का मतलब ई ऊ रील री ये होते हैं, लेकिन साथ में इनके भेद भी हम ग्रहण करते हैं। जब यण संधि हमने पढ़ी थी तो ई और दीर्घ ई दोनों हम वहाँ पर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इक में दीर्घ ई को भी लेना है, दीर्घ ऊ को भी ग्रहण करना है। इसीलिए यहाँ पर ह्रस्वस्य शब्द लिखा है कि यदि इक दीर्घ है तो उसे ह्रस्व भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी हुई है, पदांत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम वृत्ति पढ़ते हैं उसमें पदांत भी लिखा हुआ वहाँ पर है। तो ये जो इक है वो कैसा होना चाहिए? पदांत होना चाहिए। तो आप नोट्स में नोट लिख करके यहाँ पर लिखेंगे कि इक जो है वो पदांत होना चाहिए। तो इस सूत्र से संबंधित जो सारी चीजें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, सारी चीजें, कि इक के बाद जो अच है वो कैसा होना चाहिए? असवर्ण यानी असमान होना चाहिए। असवर्ण यानी असमान भी आप कह सकते हैं, असवर्ण भी। और ये जो कार्य है वो किससे होगा? विकल्प से होगा। प्रकृति भाव संधि यही सूत्र करेगा।
और उसके बाद में ह्रस्वस्य का मतलब है कि यदि इक हमारा दीर्घ है तो उसे ह्रस्व भी हो जाता है। और ये जो इक है वो कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में हम देखते हैं, हमारा एक उदाहरण है जैसे चक्री धन अत्र। तो यहाँ पर हम चक्री में देखते हैं कि ये जो चक्री है इसमें दीर्घ ई है, इसके बाद में यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दीर्घ है और ए है और ये इक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो प्रकृति भाव संधि है विकल्प से वो करते हैं। तो जब प्रकृति भाव संधि करते हैं तो यहाँ पर हमारा रूप बनता है चक्री अत्र। जो जैसा है उसको हम यथावत रखते हैं। विकल्प के अभाव में हम देखते हैं तो चक्री अत्र, इसके साथ में यहाँ पर ये कहा था कि ह्रस्व भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा चक्री अत्र। तो प्रकृति भाव संधि के साथ साथ यहाँ पर जो इक है उसको हम ह्रस्व भी करते हैं। और विकल्प के अभाव में हम देखते हैं कि ई के बाद में असमान यदि स्वर आता है तो वहाँ पर यण संधि हम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूप बनता है चक्रयत्र। यहाँ पर जो क्र है वो आधा रह जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है, यह में आगे का जो है वो मिल जाता है और हमारा रूप बनता है चक्रयत्र। अब यहाँ पर ये कहा है कि ये पदांत होना चाहिए। यदि पदांत नहीं होगा तो क्या होगा, तो पदांत नहीं होता है तो हम देखते हैं जैसे नदी शब्द है और नदी शब्द के बाद में औ नद्यव हम बनाते हैं, नदी नद्यव नद्य द्विवचन हम बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये नहीं कहें कि ये कार्य विकल्प से होगा या पदांत में होगा तो नदी औ वहाँ पर हम नद्यव बना रहे थे वो हमारा रूप नहीं बनेगा। नद्यव यहाँ पर बन जाएगा लेकिन एक रूप हमें प्राप्त होता है नदी औ। तो ये अनिष्ट रूप हमें प्राप्त ना हो इसलिए कहा है कि ये जो कार्य है वो पदांत में ही होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र है, जो प्रसिद्ध जो लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है, उदाहरण है, वो है चक्री अत्र। तो यहाँ पर जो दीर्घ ई था उसको इसी सूत्र से ह्रस्व हुआ, इसी सूत्र से प्रकृति भाव हुआ और विकल्प के अभाव में हमारा यहाँ पर बना चक्रयत्र। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रकृति भाव संधि के जो प्रमुख प्रमुख सूत्र हैं वो सारे सूत्र हमने यहाँ पर चर्चा करें और उन सारे सूत्रों में क्या क्या कहा गया है, अलग अलग सूत्र कौन कौन सी संज्ञा करते हैं, प्रकृति भाव संज्ञा जो संधि है वो कौन सा सूत्र करता है, निपात संज्ञा सूत्र कौन सा करता है, प्रग्रह्य कौन सा करता है, सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है। इसी के साथ हमारी जो अच संधि है वो पूरी होती है। आगे के पार्ट में हम व्यंजन संधि के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए क्योंकि सारी जो वैकेंसियां हैं वो आ चुकी हैं। सारी वैकेंसियों के फॉर्म भी चालू हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट का हो, और आपको अच्छे से सारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। इसके बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे प्रथम श्रेणी के ऊपर, उसमें क्या क्या सिलेबस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने हमारे चैनल पर पढ़ा रखी है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी तरह से नोट्स के साथ याद करनी है, सारी बातों की चर्चा हम इससे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।